वैसे बाल्कनीकरण का जनरली मतलब है किसी राज्य के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। समझना है? हाँ तो भाई कितने लोगों को समझना है? चलो ठीक। अब इसमें कई सारे टॉपिक क्लियर होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन अब अपने हिसाब से मत देखना है, प्लीज माफ करिए मुझे। जैसे मैं समझाऊं वैसे समझने की कोशिश करना, और उसको अगर कोई बात से आप सहमत नहीं है तो फिर जाके रिसर्च करना, फिर मुझे बताना। ये अंतरात्मा के सिद्धांत पे नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। पश्चिम में 15वीं-16वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की संकल्पना आती है। वहां राष्ट्रवाद क्या था? देखो वहां राष्ट्रवाद एक दो तरीके से आया, जैसे भारत में भी राष्ट्रवाद आपको दो तरीके से मिलेगा पढ़ने के लेवल पे। जब आप इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहां पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी टू टाइप्स के थे। एक रिफॉर्म मूवमेंट वो थे जो पश्चिमी विचारों के भारतीय समाज में आने से, या पश्चिमी संस्कृति के भारतीय समाज में आने से, पश्चिमी संस्कृति से पॉजिटिव लेने के बाद जो शुरू हुए, जैसे कि ब्रह्म समाज आंदोलन। ये एक वो संकल्पना थी जिसने कि पश्चिमी मूल्यों को लेकर भारतीय मूल्यों को सही करने की कोशिश की, जिनमें कुछ ना कुछ परेशानी आ गई। इसीलिए कुछ लोगों ने राजा राम मोहन रॉय को भी कह दिया कि ही वॉज अ प्रमोटर ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि आप मुझे कह रहे हो कि यू आर लेफ्टिस्ट जनरली, बट इट वॉज नॉट सो। उन्होंने किताब लिखी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और उसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी की भी आलोचना की, या बताया कि किस तरीके से, क्या ईश्वर को शराब चढ़ाने से ईश्वर खुश हो जाएगा, और किस तरीके से प्रेम, जो बाइबल का एक बेसिक आधार है, लव, इटर्नल लव, लेकिन वो इटर्नल लव केवल अंग्रेज जाति के लिए, या केवल गोरे लोगों के लिए, या केवल यहूदियों के लिए, बाकियों का क्या? ऑल द फेथ्स या ऑल द पीपल्स ऑफ वेरियस फेथ्स आर द सन और डॉटर्स ऑफ दैट गॉड टू। तो भाई द इटर्नल लव डिड नॉट गोज टू देम। उन्होंने लिखी ये बात। एक तो ये आंदोलन था, और इसी में, अब ये केवल हिंदू धर्म में नहीं था, इस्लाम में भी था। खुद सर सैयद अहमद खान ने कुरान के ऊपर एक किताब लिखी, द रियलिज्म ऑफ कुरान, या कुछ उसका नाम था किताब का, मेरे भी याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने यही बात, वो भी पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित होकर। तो एक तो विचारधारा भारत में राष्ट्रवाद की वो थी जो पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित होके उनको एक्सेप्ट करके और भारतीय धर्म को या समाज को एक नई दिशा में लेके जाना चाह रहे थे। एक दूसरी विचारधारा थी, ये हुई अनुक्रिया के फलस्वरूप, बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ये वाली विचारधारा। एक दूसरी विचारधारा थी जो ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुई, रिएक्शनरी पॉलिसीज के अगेंस्ट भी। जैसे 1813 में जब यहूदी ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिल गई, तो ईसाई ईसाई लोग थे या प्रचारक थे भारत में भारी मात्रा में आए, और उन्होंने ईसाईयत का प्रचार करना शुरू किया, हिंदू धर्म को खराब बताया, इस्लाम की आलोचना की। अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन शुरू हुआ, और उनकी आलोचना का क्या आधार था कि इसमें तो बहुत बंटवारा है, छुआछूत है, केवल ब्राह्मण वर्ग को ही पर्याप्त अधिकार है, निम्न वर्ग को नहीं है। इसलिए उसके विरोध में रिएक्शनरी एक आंदोलन चला। रिएक्शनरी पॉलिसीज को लेकर आधार बनाकर जो आंदोलन चले, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आर्य समाज आंदोलन। क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने भारतीय संस्कृति में ही उन समस्याओं का समाधान खोज निकाला जिस समस्याओं के आधार पर उनकी भारतीय संस्कृति की आलोचना की जाती थी। आर्य समाज ने कहा था ना, वेदों की ओर चलो। वेदों के माध्यम से उन्होंने
भारतीय समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश की, दैट वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। दूसरा रामकृष्ण मिशन, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। दे आल्सो वांट टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ इंडियन रिलीजन, फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ हिंदुइज्म। एक आंदोलन ये था, और इस्लाम में भी था, दैट वाज दारुल उलूम, देवबंदी आंदोलन। तो एक तरफ तो देवबंद सब में था ये, मैं यहां केवल दो के एग्जांपल ले रहा हूं, तीसरा भी आ जाएगा, लेकिन मैं बढ़ाना नहीं चाहता, बहुत रात निकल जाएगी, लेकिन बंद नहीं होंगी ये सब चीजें। इसी तरीके से अब उसके बाद भारत में भी राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया। एक राष्ट्रवाद वो था जो उदारवादियों का राष्ट्रवाद था, कांग्रेस में जो उदारवादी नेतृत्व था उसका राष्ट्रवाद था, अर्ली नेशनलिस्ट, इसीलिए उनको कहते हैं। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ब्रिटिश जो वैल्यूज थी उनके माध्यम से ही भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। और एक दूसरा राष्ट्रवाद आया उग्रवादियों के माध्यम से, दैट वाज द एक्सट्रीमिस्ट, जिनके उग्रवादी विचार थे, मानते थे कि अंग्रेजों को लात मारो, भगाओ यहां से। कौन थे उनमें? और उन्होंने आधार उसी को बनाया, जो रिएक्शनरी सोशलिज्म, जो रिएक्शनरी सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, उसी को आधार बना के वो आगे चले। कौन कौन थे? लाल बाल पाल। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। किससे संबंधित थी? दैट वाज बिलोंग्स टू द हिंदू कल्चर। क्या मैं गलत हूं? वंदे मातरम, अरविंदो घोष, और उन्होंने, बिपिन चंद्र पाल ने भी वंदे मातरम नाम से एक किताब भी लिखी थी। दो तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में भी चला। ऐसे ही पश्चिम में भी राष्ट्रवाद का जो विचारधारा थी, जो कि इस्लाम के विरोध में जब क्रूसेड्स हुए और फाइनली यहूदी ईसाई लोग हार गए मुस्लिम से, कुस्तुंतनिया के ऊपर अधिकार हो गया, तब वहां पर एक विचारधारा की शुरुआत होती है रेनेसा पीरियड में। और उस रेनेसा पीरियड के साथ ही राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट आती है। लेकिन उन लोगों का जो राष्ट्रवाद था, वहां क्योंकि बहुत सारी जाति थी और सबकी अपनी अलग अलग कल्चर थी, एक पर्टिकुलर एरिया की, इसलिए उनका राष्ट्रवाद, पश्चिम में जो राष्ट्रवाद आया, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बहुत नजदीक था। एक क्या था उसकी संकल्पना? एक राष्ट्र के लोग कौन होंगे? जो एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसे कपड़े पहनते हो, एक जैसे आचार विचार और उनके मान्यताएं हो, एक जैसी रहन सहन का प्रणाली हो उनकी। इस आधार पर उन्होंने राष्ट्र निर्धारित की। तो जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, दैट बिलोंग्स टू जर्मनी। जो फ्रेंच बोलते थे वो आज फ्रांस है, जो अंग्रेजी बोलते थे वो आज ब्रिटेन है। और इसी आधार पर यूरोप के अन्य देश बने। ऑस्ट्रिया जो रोमन साम्राज्य की राजधानी होता था, वो कई भागों में रोमन साम्राज्य टूट गया बाद में। क्यों? क्योंकि भाषागत आधार पर या इन सब चीजों के आधार पर अलग अलग राष्ट्र बने। इटली का स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, गैरिबाल्डी, बेजनी, आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ोगे और उसमें बिस्मार्क की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप आगे चल के हंगरी वगैरह में मूवमेंट देखोगे 1848 की क्रांति के बाद। इस तरीके से जो राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट है वो वहां भाषा संस्कृति के आधार पर आई, इसीलिए उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। लेकिन ये छिछला था, शैडो लेवल पर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूगोस्लाविया एक देश था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले समझो उसको थोड़ा सा, जो आज बाल्कन देश हैं,
इटली के साउथ ईस्ट में से लेकर और ब्लैक सी तक के जो नेशंस हैं इन्हें बाल्कन देश कहा जाता था, क्योंकि बाल्कन एक पेनिनसुला है और इस पेनिनसुला में जितने आज देश हैं ये बाल्कन देश कहलाते हैं। इसमें ये एक ऐसा जंक्चर है, ये पर्टिकुलर अगर आप ज्योग्राफी के लेवल पे देखोगे, यहां तीन साम्राज्य आपस में मिलते थे। एक रशियन, एक रोमन जिसका इटली, जिसका ऑस्ट्रिया प्रतिनिधित्व करता था, और एक तीसरा इस्लाम। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में तीनों जो अनुयायी हैं तीनों धर्मों के, वो भी शामिल थे। जैसे रूस में आज भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च चलती है, वहां पर ग्रीक चर्च चलती है। ऑस्ट्रिया या जो रोमन साम्राज्य था वहां पर कैथोलिक चर्च थी, और दूसरी तरफ जो इस्लाम के लोग थे वो भी इनमें थे, रोमानिया, हंगरी, और अब तो चलो चेक और स्लोवाकिया भी अलग अलग हो गया, लेकिन चेकोस्लोवाकिया भी उसमें था, बुल्गारिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उधर ये यूगोस्लाविया के सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, सब देश वैसे ही थे, मिक्स्ड कल्चर थी। अब यहां देशों का कैसे निर्धारण हो, यहां सीमाएं कैसे खींची जाए? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब नए सिरे से यूरोप का नक्शा खींचा गया, तब उसमें भाषा को आधार बनाया गया, जाति को आधार बनाया गया। जाति का मतलब यहां पर रेस से समझिए, प्रजाति को आधार बनाया गया। जैसे सर्बिया सर्ब लोगों का हुआ, स्लोवाकिया स्लोवाक लोगों का हुआ, बुल्गर लोगों को बुल्गारिया दे दिया गया, रोमन लोगों को रोमानिया हुआ। इस तरीके से ये एक बड़ा पेनिनसुला छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। ये छोटे छोटे हिस्से राष्ट्रवाद की उसी छिछली अवधारणा के ऊपर आधारित थे, जो कि धर्म, जाति, संस्कृति, आचार विचार, वेशभूषा, इसके आधार पर निर्धारित हुई। इसको ऐसे समझिए कि मेरठ का ही अगर हमें बंटवारा करना हो और इसे जाति के आधार पर बांट दें, तो हर गांव में बंटवारा हो जाएगा? नहीं। हर गांव में दीवारें खींचेंगी, हिस्से अलग अलग बढ़ जाएंगे। दैट वाज द बाल्कनाइजेशन। बाल्कनीकरण का इसका मतलब केवल इतना हुआ कि जब राष्ट्र निर्माण केवल सांस्कृतिक आधार पर, जातिगत प्रजातिगत आधार पर, वेशभूषा के आधार पर नए राष्ट्रों का निर्माण किया जाए, दैट इज कॉल्ड बाल्कनाइजेशन। ठीक है? ठीक नहीं? चलिए, समझ में आई बात? थोड़ी बहुत आई होगी, आगे आ जाएगी सब। ईश्वर करे आपको समझाए चीजें, ऐसा मौका दे कि आप समझने का आपको मिले मौका। और चलिए नेक्स्ट अगले हम लोग पॉइंट में देखते हैं। देखो, आज हम लोग एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। क्या क्या था वो देखते हैं। तो आप इसमें हेडिंग लिख लीजिए, एक नया चैप्टर होगा ये, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, और डैश करके लिखना आर्थिक समीक्षा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है? इसमें पहला पॉइंट लिखना। देखो, पहले इसको ऐसे समझो, 2000, अब मुझे डेटा देखने पड़ेंगे। देखो 2020 और 21 में 2021 और 22 में हमारे यहां पर जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट देखी गई है वो 3.9% देखी गई, जबकि 2021 में और 20 में ये 3.6% थी। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट हमें बढ़ी है। क्लियर है? अब मान लो अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो बाकी के सेक्टर्स में हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर्विस में भी देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन,
सकल पूंजी निर्माण, मैंने समझाया था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, समझाया था नहीं? पूंजी निर्माण समझाया था, कैपिटल फॉर्मेशन समझाया था। किस किस को आता है? अरे किसी को नहीं आता, और समझाया था। कैसा समझाया? चलो फिर समझेंगे इसे। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसी चीजों का निर्माण करना, ऐसी चीजों को बनाना जो आगे ग्रोथ को बढ़ा सके, उनको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कृषि में ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जो कृषि उत्पादन को बढ़ा सके, उसको हम लोग कृषि में पूंजी निर्माण कहेंगे। जैसे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मशीनीकरण, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में बढ़ी है, सकल पूंजी निर्माण की दर एग्रीकल्चर में बढ़ी है। और ये कितनी हुई है? तो 18.8% ये रही। अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो उसमें से लगभग 19 रुपए वो मशीनीकरण की चीजों के लिए या मैकेनाइजेशन के एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक ठाक है। अगर 18-19 रुपए उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं तो इस बात का निश्चित करता है कि आगे जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट है वो और बढ़ जाएगी। तो आप ये 2-3 फैक्ट है ये लिखिए। देखो हम यहाँ पे फैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास पहले ही है, उसमें ऐड करते रहना ये फैक्ट। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जामिनेशन में आपको डेटा देने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अपनी बात को कहने के लिए कहीं कोई डेटा देना होगा तो इन डेटा का इस्तेमाल कर लेंगे। और पहले पॉइंट में लिखना, पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इन लास्ट 2 years the growth rate is being seen in agriculture अच्छा, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है भारत में? कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है भारत में? दूसरा कौन सा होता है? तो ये बोलो ना, औद्योगिक। दूसरा तीसरा क्या होता है? अरे दूसरा तीसरा क्या है? तो कृषि बोलने में कुछ जा रहा है। ये बोलो ना कि औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। हाँ, कौन सा देता है? इंडस्ट्री वाले कितने हैं? अकेले। हाँ बोलो जरा, ऊंचा सा उठाओ, ये नीचे वाला थोड़ी होता है। उठाना तो ऊंचा सा उठाना होता है ना। सर्विस सेक्टर वाले कितने हैं? और एग्रीकल्चर वाले कितने हैं? मेजॉरिटी सही है। एग्रीकल्चर मैंने लिखवाया है आपको कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार, कृषि क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद सेवा क्षेत्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री है। अब ये मत कहना मेरा मन मानता है, देखो मन मानता है, मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी है ये, इसे मैं फाड़ूंगा नहीं फाड़ने दूंगा, क्योंकि ये सरकार का डॉक्यूमेंट है और मैंने मेहनत से खरीदी। तो लिख लीजिए, कृषि भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी है। कृषि भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, कृषि में अगर ग्रोथ रेट देखने को मिले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भले वो बात अलग है, इनडायरेक्ट बढ़े,
क्योंकि एग्रीकल्चर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो लिख लीजिए कृषि क्षेत्र में 2020-21 में, कृषि क्षेत्र में 2020-21 में 3.6%, 2020-21 में 3.6% तथा 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर देखी गई। दोनों को अंडरलाइन कर लेना, 3.9% की वृद्धि दर देखी गई। इन इंडिया 2020 to 21, the growth rate in agriculture was 3.6% and 3.9% in 2021-22 तथा इसी समय कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 18.8% दर्ज किया गया, 18.8% दर्ज किया गया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन in agriculture registered to 18.8%। ठीक है, ये मैंने आपको डेटा दे दिया। अब देखो, ये इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन में डेटा दो तो उस डेटा का फिर कंक्लूजन जरूर नीचे एक लाइन में लिख दें। ऊपर हम लोगों ने ये देख लिया ग्रोथ रेट है, अब आगे इसका मतलब, इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि इसका फर्क क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर, तो अगले पॉइंट में लिखना, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से इस प्रकार कृषि क्षेत्र की अधिक वृद्धि दर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आधारिक वृद्धि दर का कार्य करेगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आधारिक वृद्धि दर का कार्य करेगी। So the growth rate in agriculture would functions as the base growth rate for overall economy, ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो जो ये एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट देखने को मिली उसके 2-3 ड्राइवर थे। एग्रीकल्चर में हम लोग कुछ एलाइड सेक्टर्स को भी रखते हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट है, फिशिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है और फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फॉरेस्ट्री वानिकी और लॉगिंग उसी में आता है। वानिकी से समझ गए हैं ना, एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने बताया था, पेड़ लगाकर खेतों के किनारे पेड़ लगा देते हैं और उसके बाद वो बढ़ जाते हैं। तो एक इसके बाद ये एक सेक्टर आता है, इसको लॉगिंग कहते हैं या एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। एग्रीकल्चर में जो बेसिक ग्रोथ रेट इस समय देखने को मिली वो इन 3 क्षेत्रों में ग्रोथ रेट की वजह से देखने को मिली। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाया एनिमल हस्बेंड्री ने, फिशरीज ने या फिशिंग ने, और इसके अलावा फॉरेस्ट्री ने। तो ये लिखेंगे अगले पॉइंट में, कृषि में वृद्धि दर के मुख्य संवाहक पशुधन एवं डेयरी, मत्स्य पालन तथा कृषि वानिकी रहे।
तथा कृषि वानिकी रहे। एंड द मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर वाज या वर मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर वर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है ना, क्लियर है? देखो आपको याद है कि मैंने एक बार मॉडल बताया था पिछली बार जो मैंने यूज किया था और गांव में अपने, उसमें ये तीनों चीजें शामिल थी नहीं थी? मैंने बताया था कि मैंने डेयरी को भी प्रमोट किया, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया, पेड़ लगाए, 7-8 हजार पेड़ लगाए, और ये भी उसी में शामिल है। तो देखो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट ये अब बता रहे हैं कि ये ड्राइवर बेसिक रहे, और मैंने वो 5 साल पहले करके और मतलब कर दिया था, 5 साल पहले उसको हमने शुरू कर लिया था, अब छोड़ भी दिया। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, इस अंडरस्टैंडिंग को बनाना ये तब तक लेकिन क्लियर नहीं होगी जब तक आपको डीप डेप्थ में चीजों के बारे में जानकारी ना हो, उससे पहले नहीं। खैर अगले पॉइंट से चलना। अब देखो अच्छाइयां देख ली, समस्याएं भी देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे, सबसे बाद में समस्याएं बताएंगे क्या रहेगी। अगले पॉइंट से लिखना, हाल ही के वर्षों में पशुपालन एक प्रमुख उच्च विकास वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। एक प्रमुख उच्च विकास वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। Recently, animal husbandry rises as a main driver of growth. यह क्षेत्र कृषि परिवारों की कुल आय में 15% का योगदान करता है। 15% का योगदान करता है। दिस एरिया प्रोवाइड अराउंड 15% ऑफ इनकम फॉर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स। इस प्रकार अब देखो रिजल्टेंट क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री मेन ड्राइवर है, सरकार के पास ये डेटा है कि लगभग 15% जो कृषि परिवारों की आय है वो इस क्षेत्र से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जाए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, तो एग्रीकल्चर में और ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। डेयरी सेक्टर फूड प्रोसेसिंग से भी जुड़ा हुआ है, पनीर बनाना, मिठाई बनाना, दही बनाना और कई सारी चीजें, घी बनाना, बाद में उनको एक्सपोर्ट भी करना, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वो सेक्टर है जो एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है। औद्योगिकरण किसके क्षेत्र से होता है? एग्रीकल्चर में। फूड प्रोसेसिंग से होता है, नहीं होता? चिप्स किससे बनेगी और आलू कहां होगा? अब इसका मतलब चिप्स कौन बनाएगी? इंडस्ट्री। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग। हमने आलू से चिप्स बना ली, फूड को प्रोसेस कर दिया। हमने दूध इकट्ठा किया और उससे पनीर बना लिया, एक मिल्क प्रोडक्ट और तैयार हो गया, फूड प्रोसेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ, मोटी सी बात है, कि अगर कृषि का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना होगा तो फूड प्रोसेसिंग को हमें इंक्रीमेंट उसमें करना ही होगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट करना होगा। अब अगर डेयरी सेक्टर में ग्रोथ रेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। अगर दुग्ध उत्पादन की निश्चितता है तो क्या वहां पर डेयरी यूनिट नहीं लग सकती? क्या वहां पर एक मिल्क यूनिट नहीं लग सकती?
जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती हो, लग सकती है नहीं लग सकती? कोई भी लगा सकता है। लेकिन परेशानी कब होगी? जब इसी चीज की निश्चितता ना हो कि दूध मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इसलिए इनडायरेक्टली इसका रिजल्टेंट अब ये निकल के आएगा कि डेयरी सेक्टर के वृद्धि से न केवल कृषि की आय बढ़ेगी, बल्कि कृषि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी जो भागीदारी है वो भी इंक्रीज होगी। और ओवरऑल ये किसानों की आय दुगनी करने की जो सरकार की नीति है उसमें एक पुश का काम करेगा, एक दबाव का काम करेगा। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, एक एनालिसिस है। कृषि क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र में डेयरी एवं पशुधन दोनों लिखिए, क्योंकि मीट इंडस्ट्री भी आ जाएगी उसमें। डेयरी एवं पशुधन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी मजबूत करेगी। द इंक्रीमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर, the food processing industry would also grow। ठीक है, अब अगर फूड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा अगर एग्रीकल्चर का, तो पूंजी निर्माण बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी नहीं, क्योंकि मैकेनाइजेशन हो जाएगा, है ना? तो लिखिए, जो कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ाएगा, which would increase the capital formation in agriculture। और आपको ये पता ही है कि अगर पूंजी निर्माण किसी क्षेत्र में बढ़ जाए तो सीधी सी बात है, आय बढ़ जाती है नहीं? आय बढ़ जाएगी नहीं? तो लिख लीजिए, जो कि कृषि में आय को बढ़ाने में मदद करेगा, कृषि में आय को बढ़ाने में मदद करेगा, एंड which would help to increase the income in agriculture। तथा यह सरकार की योजना किसानों की आय दोगुना करने के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। अच्छा, अंग्रेजी में रह गया। एंड इट वुड also beneficial in the government's policy to doubling the farmer's income। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। एक ये बात कंप्लीट हो गई यहां तक। अब इसी से दूसरा जोड़ के देखते हैं। देखो, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है, फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग पीडीएस सिस्टम को शामिल करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को सरकार उचित दरों पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराती है। ये भी सीधे रूप से खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी हुई कहां से है? कृषि से। तो अगले पॉइंट से लिखना, भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। इन इंडिया वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम।
अच्छा, वो इससे संबंधित अभी भी एक योजना भी तो थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लिखो से भी, इसका तो शानदार योजना है। हाँ हाँ, आएगा इसमें, उसे भी कंसिडर करेंगे सब इसमें। अभी गरीब कल्याण योजना लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें। इसी संदर्भ में हाल ही में सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना महत्वपूर्ण है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना आर द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। अब इसने क्या किया है? गरीब कल्याण योजना ने अतिरिक्त खाद्यान्न मुहैया कराए हैं लोगों को, जो पहले मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब खाद्य सुरक्षा और बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? जब भी कोई उत्पादन बढ़ाने से संबंधित आपके सामने मुद्दा आ जाए, तो वो जो मैंने आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला टॉपिक लिखवाया है ना, उसी को छाप देना कि कैसे भारत में उत्पादन को कृषि के में बढ़ाया जाए, संवर्धनीय उत्पादन किस तरीके से किया जाए, कन्वेंशनल प्रोडक्शन, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल आप इसमें लिखिए, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता है। We need extra food grains for गरीब कल्याण योजना टाइप स्कीम्स, ठीक है? अब ये तो केवल आर्थिक समीक्षा में इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया है, इसके लिए कोई पॉलिसी अभी इन्होंने नहीं बताई है कि कैसे अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन किया जाए। लेकिन आप वहां पर, वो मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाएगा, है ना? संवर्धनीय कृषि, द्वितीय हरित क्रांति, ये सारी बातें जो भी वहां लिखवाई थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस यहाँ पे लेकिन एक और चीज लिख लीजिए, मैं इसका इंडिकेट कर देता हूं। अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संपोषणीय कृषि के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक्स्ट्रा फूड ग्रेन प्रोडक्शन could be achieved by sustainable agriculture, ठीक है? अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो 3.6 और 3.9% की हमें ग्रोथ रेट देखने को मिली। इसके पीछे कुछ कारण होंगे, है ना? अब मुझे सोच के बताना सर, आपको पता है सर, खोल के निकालना है बाहर, इससे एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। कहीं पर अगर उत्पादन बढ़ा है किसी चीज का, उत्पादन माने आउटपुट, अगर आउटपुट बढ़ा है तो इसका मतलब इनपुट बढ़ा होगा, तभी आउटपुट बढ़ा है। इनपुट एग्रीकल्चर में कैसे क्या होता है? इनपुट एग्रीकल्चर में इनपुट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, हाँ है ना भाई? पैसा होगा, निवेश करेंगे तभी तो सीड और बाकी चीजें खरीदेंगे, तो इसका मतलब निवेश बढ़ा होगा। निवेश बढ़ाने से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हम लोगों ने क्या कर लिया होगा कि नए सीड खरीद लिए होंगे, नई मशीन खरीद ली होगी। इसका मतलब ये हुआ होगा कि एग्रीकल्चर में निवेश बढ़ा होगा। इसके अलावा भारत में एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर भी निर्भर है, इसका मतलब मॉनसून भी पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक रहा होगा। इसके अलावा और क्या चीजें रही होंगी कि सरकार का प्राइवेट सेक्टर में भी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई होगी। प्राइवेट सेक्टर की डिमांड, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया होगा इसके चलते।
ये चीजें रही होंगी। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, हाल ही की कृषि वृद्धि दर हाल ही की कृषि वृद्धि दर के पीछे निम्न सकारात्मक कारक नजर आते हैं। वी सॉ these positive changes behind the growth rate in agriculture। अब देखो ये कारक है, जब भी कृषि में आपसे पूछा जाए कि भारत में कृषि सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन्हीं को छाप देना, हमेशा ये रहेंगे। ठीक है, पहला क्या रहेगा? निवेश, पहला लिखिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा, अच्छा एक और बात है, बाजार, मार्केट। मान लीजिए कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार सुनिश्चित हो जाए कि आसानी से खेत से चीज उग के बाजार में आ जाएगी बिकने के लिए, और बाजार तक लोगों की पहुंच हो। देखो बाजार क्या करता है, मार्केट क्या करता है, एक लिंक का काम करता है प्रोड्यूसर के और बायर के बीच में। अगर मार्केट रिफॉर्म्स हो गए, मान लीजिए बाजार सुविधा हमने उपलब्ध करा दी, तो प्रोड्यूसर को भी लाभ होगा और बायर को भी लाभ होगा, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक जगह मिल जाएंगे। बाजार दोनों को एक जगह जोड़ने के काम करता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि उत्पादन बढ़ जाएगा। नहीं भाई, मान लीजिए यहां से 100 किलोमीटर दूर सड़क बहुत खराब है, उस जगह तक हमारे खेत में आलू है, और 100 किलोमीटर दूर जो जगह है वहां आलू की मांग है। अगर सरकार सड़क के माध्यम से 100 किलोमीटर दूर जगह जहां पर वो आलू की मांग है एक बाजार बना दे, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आलू को वहां पहुंचा सकते हैं। तो क्या हुआ? फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक जगह मिल गए, हमारा आलू बिक गया। तो हम क्या करेंगे? अगली बार और लगाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, और उन लोगों को क्या होगा? सस्ती दरों पर मिल जाएगा। जो आदमी पहले 1 किलो आलू खाता था, हो सकता है वो 1.5 किलो खा ले, नहीं मतलब हाँ खा सकता है ज्यादा, मतलब कुल मिला के कंजम्पशन बढ़ जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बाजार सुधार भी इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा रहेगा। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले निवेश लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे बाजार सुधार, हमेशा मार्केट रिफॉर्म्स। तो दूसरा लिखना बाजार सुधार एवं बाजार सुविधाओं का बढ़ना, मार्केट रिफॉर्म्स एंड द इंक्रीमेंट इन मार्केट एमिनिटीज। ठीक है, तीसरा लिखना, अब देखो सड़क भी तो बनी, बिना सड़क के कैसे काम चला? इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा उस क्षेत्र में, सड़क के माध्यम से, जैसा कि सड़क ने किया। तो इन्हें कहते हैं कृषि आधार संरचनाएं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कृषि आधार संरचनाएं, तीसरा लेवल है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा लिखना मानसून। ठीक है, मॉनसून का सकारात्मक होना, पॉजिटिवनेस ऑफ मॉनसून। पांचवा नेक्स्ट। अच्छा देखो, निवेश दो तरीके का होता है। एक तो हुआ फैक्ट्री के लेवल पर, कोई आया फैक्ट्री लगा दी, और एक दूसरा हुआ किसानों को धन मुहैया कराकर ऋण सुविधा के रूप में। अगर किसानों को फसल उगाने के लिए ऋण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए तो ये भी तो एक निवेश हो गया। तो नेक्स्ट लिखना इसमें अगला है ऋण सुविधाओं की बढ़ोतरी के कारण, ऋण सुविधाओं की बढ़ोतरी के कारण या उपलब्धता के कारण। For the increment in credit facilities to farmers, credit facilities to
फार्मर्स। ठीक है, अब इसमें ये सारे कारण हुए। अब इसमें लिखना उपरोक्त कारणों के चलते कृषि की यह वृद्धि दर सुनिश्चित हुई। एंड बिकॉज ऑफ द अबव कॉजेज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज बीइंग सीन। ठीक है, अब इसमें एक नोट लिखना, लेकिन आप देखो 2019 में कोरोना आ गया, 2019-20 में कोविड के चलते इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर में लेबर इनपुट बढ़ गया था क्योंकि लोग घरों को आ गए वापस, सस्ती दरों पर श्रम उपलब्ध हुआ कृषि में, और जिसके चलते अगर सस्ती दरों पर श्रम उपलब्ध हो कृषि में तो कृषि में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी नहीं। इसलिए 2019-20 में और उसके बाद 2020-21 में, क्योंकि 19-20 में ये हुआ, 20-21 में उसका डेटा आ जाएंगे, बताएंगे जो इस चीज को ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। 2020-21 में टोटल जीवीए में जो कृषि की हिस्सेदारी थी, ये मैंने आपको वहां लिखवाया है, वहां पर आप ये डेटा से चेंज कर लेना, यानी कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 20.2% थी, जो कि 21-22 में घट के 18.2% हो गई। अब क्यों बढ़ेगी 2020-21 में? क्योंकि बाकियों की घट गई थी। जब इंडस्ट्री और सर्विस की घट जाएगी तो एग्रीकल्चर की अपने बढ़ जानी है। क्लियर है ये नहीं है? और लेकिन 2021-22 में चूंकि कोविड को कंट्रोल कर लिया गया था तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बढ़ गई। अगर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बढ़ जाएगी तो अपने आप जीडीपी इसकी कृषि की कम हो जाएगी, तो 18.2% देखी गई। तो इसमें नोट करके लिख लीजिए आप 2020-21 में कुल जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कुल जीवीए में या सकल मूल्य वृद्धि में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.2% थी, 20.2% थी, जो कि घटकर 2021-22 में 18.8% हो गई। 2 नहीं है, 18.8% हो गई, एंड विच रिड्यूस टू 18.2% in 2021-22। ठीक है, क्लियर है? पहले हिंदी में बोलो क्या था सेंटेंस? सकल मूल्यवर्धन। पहले हिंदी में बोलो तभी बोलूंगा ना। कौन से ईयर में? 20 to 21 में 20.2%, 20.2% थी, जो कि 2021-22 में घटकर 18.8% रह गई। ऐसा लिखा है ना? अंग्रेजी में? अंग्रेजी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिख लीजिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अभी चेंज हो जाएगा इसलिए घबराना मत, डेटा वही रहेंगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीवीए in 20 to 21 was in 2020 to 21 was in 2020 to 21 was 20.2%, while it reduced to
reduced to 18.8%. It reduced to 18.8% in 2021 to 22. ठीक है? Clear? Next. अगले पॉइंट से देख लेना इसमें देखो कृषि क्षेत्र में जो निवेश है, पूंजी निवेश, जब तक पूंजी निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन कैसे बढ़ेगा? कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में अप डाउन देखने को मिला है। सरकार का निवेश तो लगभग बराबर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से, निजी निवेश से। निजी निवेश घटा है, कभी कभी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और इस समय जो निजी निवेश है वो घटा है 2020-21 में, और 2021-22 में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर में घटा है, जिसके चलते ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी देखने को मिली। लेकिन आने वाले समय में इसमें बढ़ने की उम्मीद है। घटा क्यों होगा? हमें सर्वे ने डेटा दे दिया कि घटा है। जहां पहले 2011-12 में, जहां तक मुझे याद है, लगभग 19% तक सरकारी निवेश होता था, और लगभग 2.5%, 19% प्राइवेट सेक्टर का निवेश होता था, और लगभग 2.5% जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो सरकार की तरफ से आती थी। इस साल हम लोगों को ये देखने को मिला कि इस साल और पिछले साल जो निजी निवेश था वो 15.6% और 15.9% देखा गया निजी निवेश, और 2.6% या 2.9 और 2.7% सरकारी देखा गया। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल तो घटा है, लेकिन सरकारी बढ़ा है ना? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? इसमें मार्कर नहीं है। देखो 100 रुपए में से, अगर कृषि में 100 रुपए में से 100 रुपए का निवेश हो रहा है, तो 100 रुपए में से हम लोग ये देख सकते हैं कि 2.7 रुपीज सरकार ने दिए और लगभग 16 रुपए निजी लोगों ने दिए हैं। बाकी सब किसानों का अपना है, ठीक है ना? बाकी उन्होंने निवेश किया किसानों ने। अब एक इसमें चीज और भी है। देखो निजी निवेश क्यों इंपॉर्टेंट है? निजी निवेश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर निजी निवेश कहीं पर होगा तो टेक्निकल लेवल पर होगा। मान लो कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाए, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, हाँ या ना? और अगर फैक्ट्री कैसे लगेगी? टेक्नोलॉजिकल लेवल पर लगेगी। उस पर्टिकुलर जगह पर अगर फैक्ट्री लगी तो टेक्निकल इनपुट बढ़ा, इसलिए हमेशा निजी निवेश जरूरी होता है। कभी भी आपसे कहा जाए एक ऐसा कोई इंटरव्यू में या कहीं पर भी कि कोई एक ऐसा कारण बताइए, कोई ऐसा एक पॉलिसी बताइए जो कृषि की अधिकतर समस्याओं का समाधान कर दे, तो आप यही कहेंगे कि निजी निवेश के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि निजी निवेश का जो दायरा है वो तकनीकी स्तर पर होता है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट बढ़ जाता है। तो आप जरा इसमें लिखेंगे अगले पॉइंट में, सामान्यतः कृषि में निवेश 2 स्तरों पर देखा जाता है। कृषि में निवेश 2 स्तरों पर देखा जाता है। जनरली इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जी सर आ जाइए सर। नहीं सर, बिल्कुल वो तो बड़ी गलत है। हमारे
मैंने आगे जाके तो बच्चों को बहुत बार आप फिर हौसला में जी सर, बैठ जाइए। ठीक है, तो लिखिए जरा इसे। क्या लिखा था? 2 स्वरों पर अंग्रेजी में लिख लिया। अच्छा, जनरली द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, the investment in agriculture could be seen at two levels. पहला, निजी स्तर पर at private level, और दूसरा सार्वजनिक स्तर पर at public level। जब भी सार्वजनिक कहा, जहां पर भी लिखा हुआ हो आप सरकारी मानेंगे। सार्वजनिक का मतलब सरकारी होता है, पब्लिक माने सरकारी, ठीक है ना। यह देखा गया है कि, अब देखो, जब भी सरकार के बारे में बात लिखनी होगी ना तो थोड़ा सा शांत स्वभाव में लिखेंगे, ठीक है। यह देखा गया है कि हाल ही के दिनों में निवेश में उतार चढ़ाव, हाल ही के दिनों में निवेश में उतार चढ़ाव प्रस्तुत हुए हैं। It is being seen that there were up and downs in investment in agriculture। जहां सरकारी निवेश या सार्वजनिक निवेश, जहां सार्वजनिक निवेश में लगभग यथास्थिति बनी रही, जहां सार्वजनिक निवेश में लगभग यथास्थिति बनी रही, where there would be status quo, there was status quo, QUO, in public investment, निजी निवेश में कमी देखी गई, निजी निवेश में कमी देखी गई। We could see the negative tendency in private investment, ठीक है। जिसके चलते, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ ये लिखेंगे, जिसके चलते संपूर्ण निवेश में कमी आई, जिसके चलते संपूर्ण निवेश में कमी आई। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट the overall investment decreased comparatively, ठीक है, decreased comparatively। इसमें एक डेटा दे देंगे छोटा सा, सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो 2019-20 में था वो 2.7%, तो डैश करके 2.7%, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये देखने को मिला 14.3%। 2019-20 19-20 के डेटा है। देखो 19-20 लिखना है ना, सर्वे में, किसी भी सर्वे में या बजट में 3 साल के डेटा मिलेंगे आपको। पिछले साल से भी पिछले साल के, मतलब पिछले साल के, तो एग्जैक्ट डेटा मिलेंगे, एग्जैक्ट अनुमान मिलेंगे। इस साल के अनुमानित मिलेंगे, संभावित अनुमान मिलेंगे कि इतना हो सकता है, और अगले साल के लिए भी एक पॉजिटिव वे पे हमें अनुमान देखने को मिलेगा। तो 3 साल का होगा, पिछले साल का, इस साल का और आने वाले का। वो आने वाले का पूरा अनुमानित होता है, कंप्लीट। पिछले साल के जो डेटा होता है उन्हें कहते हैं संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट। इस साल के जो कहते हैं उन्हें कहते हैं
एक्चुअल एस्टिमेट, और जो अगले साल के होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोबेबल एस्टिमेट, संभावित है, हो सकता है इतना खर्च हो जाए किसी योजना के ऊपर पैसा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ निवेश में। एक यथास्थिति, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लीगल, स्टेटस को एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है यथास्थिति बने रहना, जैसा है वैसा ही। ठीक है ना, वैसे ये लैटिन है लेकिन लीगल है, क्योंकि लैटिन लीगल हमारे यहाँ पर कानून लैटिन ही रहा था पश्चिम में, और फिर वहीं से हम लोगों ने अपने यहाँ पर भी कानून पश्चिम से ही लिया, तो बहुत सारे वर्ड एज इट इज हम लोग लैटिन के ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में कितनी रहती है, हमेशा 300 मिलियन टन के आसपास रहेगी। कभी भी कोई पूछे कितना खाद्यान्न उत्पादन होता है भारत में, 300 मिलियन टन के आसपास बता देना। इस साल जो खाद्यान्न उत्पादन है, इस साल का मतलब 2020-21 में, वो 308.65 मिलियन टन है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप लिखना इसमें 2020-21 में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन 308.65 मिलियन टन रहा। The total food grain production in India in 2020 to 21 was 308.65 मिलियन टन, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है, which is a record till date, which is a record till date। ठीक है, चलिए इसको यहां तक करते हैं, और मैं आपको फिर बताऊं कि अभी मेघरा सर आएंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे, और उसके बाद फिर आपके कुछ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी है, तो आप जाए।